नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट छठा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत दोस्तों हिंदी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये गद्यांश दिया गया है दोस्तों, गद्यांश आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान व चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो आपको शीर्षक बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य जीवन भर आनंद की खोज में लगा रहता है। सच्चे या आत्मिक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसी का विश्लेषण गद्यांश में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा दोस्तों आनंद की खोज होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। तो आपको सारांश बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने में आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। तो उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त व्याख्या का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है और इस प्रक्रिया की प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांत को आदत में बदल देता है और अंतर्मन में निहित सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मक समाप्ति होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त होने लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। निमंत्रण पत्र दिए गए विकल्पों में कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। सामाजिक पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र आता है। इसे गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं, जिन्हें सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, जैसे संबंधियों के पत्र हैं, शोक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र। ये सभी कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है।
तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है। इसका अर्थ है प्रत्येक, परिवर्तन, विरोध। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द इस प्रकार होगा: प्रतिवादी, प्रतिदान, प्रतिरक्षण, प्रतीक। ये सभी जो है प्रति उपसर्ग से बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, श्रृंगार का तत्सम रूप है। तो श्रृंगार का तत्सम रूप बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार शब्द का शुद्ध तत्सम रूप श्रृंगार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, आपको बताना है। तो अखरोट शब्द पश्तो भाषा से आया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी में सामान्यतः प्रचलित है, हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रचलित हैं, यही शब्द विदेशज शब्दों के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम दोनों शांत पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक है दोस्तों। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं। संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला मौलिक संबंध बोधक अव्यय जैसे पूर्वक, पर्यंत, बिना। यौगिक संबंध बोधक अवयव चलते, लिए, अपेक्षा, तुल्य, समान, ये सभी यौगिक संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो पूर्वक शब्द जो है मौलिक संबंध बोधक अवयव है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्याय बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झस, इसका सही जवाब है। मछली का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों झस, मत्स्य और मीन और सफरी। और चपला जो है दोस्तों बिजली का हो जाएगा, चपला, चंचला और धनप्रिया। और समुद्र का तोयनिध हो जाएगा दोस्तों, तोयनिध, सागर और सिंधु। और आँख अच्छी हो जाएगा, अच्छी, नयन, नेत्र, लोचन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछा गया था मछली का पर्याय है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, झस। झस जो है, झस मछली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे जो और सो। जो शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। और हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें हम, मैं, यह, ये, वह, वे, आप आते हैं। और निजवाचक सर्वनाम होता है आप, स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। तो सर्वनाम भी आपको ध्यान रखना, 6 इसके भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण यहाँ पे आपको फिल करना है के अनुसार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही जवाब है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कथन उक्ति से पहले हमेशा अल्प विराम प्रयुक्त होता है। वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार है, उसने मुझसे कहा अल्प विराम मैंने आज एक मशीन खरीदी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो आपको बताना है दोस्तों मल्हार अलापना का सही अर्थ क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा मल्हार अलापना का उचित अर्थ हो जाएगा दोस्तों चैन से जिंदगी काटना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को व्यवहार में लाना का आशय उपयोग से है दोस्तों।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपयोग। अगला क्वेश्चन उपयोग से हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा दिया गया है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है दोस्तों? जिसे व्यवहार में न लाया गया हो। और प्रयोग किसे कहेंगे दोस्तों? किसी वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच। सदुपयोग क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का उचित उपयोग सदुपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जस्वी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जस्वी शब्द में स्वर व्यंजन संधि अशुद्धि नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो किसको प्रेषित होता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यालयी आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। किसी भी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालयी आदेश कहलाता है। इसमें सदैव राजभाषा एवं वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वित्व इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो द्वित्व जो है दोस्तों स्वर का वर्गीकरण नहीं है। मूलतः स्वर के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक जिसे बोलते हैं स्वर, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होता है और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निहि प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसर्ग संधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द गांठ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़कर कर्ता पर नहीं पड़ता, जैसे विकास पानी पीता है, यह एक सकर्मक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे अशोक चाय पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता अशोक पर न पड़कर कर्म चाय पर पड़ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादुबोधक है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतावनी है दोस्तों। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द चेतावनी विस्मयादिबोधक अवयव है। मनोभावों के आधार पर इसके मुख्य भेद होते हैं दोस्तों, जैसे विस्मय, आश्चर्य, आहो, क्या, अरे, शोक, हाय, उफ हो जाएगा, चेतावनी, सावधान, हटो और बचो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? तो भर शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निपात है दोस्तों। जिस किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात
कहते हैं दोस्तों, जैसे तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर जो है वो निपात है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तृष्णा हो जाएगा। तो बी तृष्णा शब्द तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों, जबकि तृप्ति तृषा का और लोभ त्याग का विपरीतार्थ शब्द है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रो रोकर अपना दुख कहते जाना। जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहां विलाप से आशय रो रोकर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैवी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दैवीय शब्द संबंधवाची है। हिंदी में किसी भी शब्द के साथ ईय प्रत्यय लगने से प्रकट होने वाला शब्द संबंधवाची कहलाता है। जैसे प्रकाश प्लस ई बराबर प्रकाशी होता है, जाति प्लस ई बराबर जाति होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में अधिकरण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंधित ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। विभक्ति के चिन्ह ही कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। इनका तो यहाँ पे जैसे दोस्तों कारक कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस भी रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं, या कर्म के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, अन्वय कहते हैं दोस्तों। वाक्य रचनानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। अधिसूचना से राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए जारी किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सघोष। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं, और जिनमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर यारा लावा और हा घोष वर्ण होते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, घोष वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, या
दो मात्रा वाले स्वर, इन्हें गुरु भी कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे आ प्लस आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ, तो यहाँ पे ये दीर्घ हो गया दोस्तों, दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। और ई प्लस ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई, तो बड़ी ई क्या है, दीर्घ भी है और गुरु भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकल्य कहते हैं दोस्तों। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका स्थान काकल्य है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ग से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देशज शब्द कहते हैं। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, लड़का और खिड़की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है संज्ञा के भेद बताने कितने प्रकार के होते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। रूढ़ संज्ञा, जिसके अंतर्गत यमुना, गंगा और कृष्णा। यौगिक संज्ञा, पाठशाला, पनघट। योग रूढ़ संज्ञा, लंबोदर और जलज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुच्चय बोधक का भेद है दोस्तों। समानाधिकरण, तो जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहां पर इसलिए, अतः, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, लेकिन आते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जहां आ जाए, इसलिए आ जाए, अतः और किंतु, और, या, अथवा, परंतु, लेकिन, ये सभी समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, तुम प्रतिदिन खेलते हो दिए गए वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, कल, परसों, अक्सर, जब, तब, बाद में, सदा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, वहां संशय का अर्थ क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो संदेह का अर्थ वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना के लिए दिए गए विकल्पों में से बहिष्कार उपयुक्त शब्द है दोस्तों। शेष विकल्पों के अर्थ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे तिरस्कार, तो तिरस्कार को क्या कहेंगे? स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया को, माफ कीजिएगा, उपेक्षापूर्ण त्यागने की क्रिया को तिरस्कार कहा जाता है। परिष्कार किसे कहेंगे? स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया को परिष्कार कहते हैं। परोपकार किसे कहेंगे दोस्तों? किसी के हित एवं भलाई की क्रिया को परोपकार कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 44, कुल अकुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वंश और किनारा। कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ वंश किनारा है और अन्य सभी जो विकल्प हैं वो गलत हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का, आपको यहाँ पे फिल करना है, लगाया गया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द अभियोग होगा, शेष शब्द असंगत हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विधुर। विधुर शब्द पुल्लिंग है, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। शेष तीनों शब्द दीमक, रात, वर्षा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है, कौन सा भेद है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चयार्थ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। वह भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति मूलक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आवृत्ति मूलक क्या होते हैं दोस्तों? इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है, जैसे वह भोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तुम बड़े चालाक हो। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। इसका शुद्ध वाक्य तुम बहुत चालाक हो होगा। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिए। लाइक और शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।